And have you completed the question number 7? सर मैं एक सेकंड उधर से कर रहा हूँ, ज्वाइन लैपटॉप से। Okay, I'm waiting. क्वेश्चन नंबर 7 था। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे ये कहा हुआ था कि लूसी एक टीचर है विद लिमिटेड राइटर नॉलेज। उसने डेटाबेस बनाया है, डेटाबेस के अंदर नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हैं। यू जस्ट नीड टू टेल हियर दैट जब उसने डेटाबेस बनाया तो शी कंसिडर क्रिएटिंग अ डायनामिक पैरामीटर क्वेरी टू प्रोड्यूस अ प्रिंटर आउट, हाउएवर शी डिसाइडेड टू नाउ हैव अ स्टैटिक पैरामीटर क्वेरी। मुझे बताना है कि इसका डिसीजन क्यों है, ये मुझे लिखना है 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने पास जी लिख सकता हूँ कि शी डजेंट हैव टू spend time टाइपिंग पासिंग मार्क्स अगर वो आपके पास स्टैटिक क्वेरी है। और अगर स्टैटिक क्वेरी होगी तो आपके जो पासिंग मार्क्स हैं दे आर ऑलरेडी हार्ड कोडेड। ये 2 मार्क्स हो गए। और सर, हम लोग वहाँ पे क्या पॉइंट ऐसे बुलेट पॉइंट की तरह करके लिख सकते हैं? अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पासिंग मार्क्स इज ऑलवेज फिक्स्ड सो देयर इज नो need for dynamic parameter सर querying। आप ये इसके अंदर मुझे यही तो एक मसला होता है कि बार बार सेम चीज को रिपीट किया जाता है, जिसकी वजह से मेरे दिमाग इन के हिसाब तीनों से मैं पॉइंट्स के उसको अंदर करता नहीं। मैंने कौन सी ऐसी चीज है जिसको रिपीट किया है? नहीं सर, बेसिक कॉन्सेप्ट वो रिपीट हुआ हुआ है। जैसे शुरू में आपने लिखा शी डजंट हैव टू स्पेंड टाइम टाइपिंग पास मार्क्स। उसके अंदर हम लोगों ने पास मार्क्स के बारे में ही वो बता दिया कि पास मार्क्स हार्ड कोडेड है। तो वो सेम ही चीज हो गई। लेकिन वैसे दोनों इसके ऊपर बातें अलग मार्क्स हैं। मिल जाते हैं, मैं मुझे पता है, लेकिन एक एक हिसाब से सेम भी तो है ना, तो इसलिए मेरे दिमाग में वो आता ही नहीं है कि उसको दोबारा ऐसे रिफ्रेश करके या ऐसे करके लिखना चाहिए। बेटा ये प्रैक्टिस से होगा। जी सर। एक ही चीज के ज्यादा पॉइंट्स जहन में। जी सर। ये भी हो सकता पेपर है के कि दौरान इतने ज्यादा आते ही नहीं है ना। शी वुड बी नीडिंग ग्रेटर टेक्निकल नॉलेज टू सेट अप डायनेमिक पैरामीटर क्वेरी। 1 2 3 4 और एक और आएगा 5 मार्क्स के लिए। तुमने इस तरह से लिखा था जैसे मैंने अभी लिखा है? नहीं सर, मैंने वो पैराग्राफ तो में आर नहीं यू लिखा। श्योर कि तुमने 5 पॉइंट्स डिलीवर किए हैं? नहीं सर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर अच्छा नहीं आया, जो मैंने पेपर किया था वो ये उसके अंदर। जी पांच सर, मार्क्स उसके अंदर। गए। नहीं नहीं, जो आपने मुझे दिया था उसके अंदर मैंने किया था। ये मुझे लगा आप स्कूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम टेस्ट हमारा मॉक पेपर में आया है। जो मैंने कराया था उसमें किया था या नहीं? जी जी, उसमें सर 5 पॉइंट ही लिखे थे। तो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर 5 पॉइंट्स में ये आएगा कि सबसे पहले शी डजंट हैव टू स्पेंड द टाइम टाइपिंग इट फर्स्ट ऑफ ऑल। देन द पास मार्क्स आर ऑलरेडी हार्ड कोडेड, ये फिक्स्ड होंगे। उसको ग्रेटर टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगी अगर डायनामिक सेटअप करना है, और उसके पास चांस हो सकता है कि रॉन्ग नंबर को वो एंटर कर दे, सो एस शी मस्ट एंटर इट एवरी टाइम। देयर इज एन इंक्रीज चांस ऑफ एंटरिंग द रॉन्ग नंबर एज द पास मार्क्स एस शी मस्ट एंटर इट एवरी टाइम, सो दिस इज हाउ यू विल गेन योर 5 मार्क्स हियर। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स ऑफन ट्रांसफर द फाइल्स बिटवीन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटाबेस पैकेज। ये तो मैंने तुम्हें क्लास में ही बताया था। जस्टिफाई द नीड फॉर जेनेरिक फाइल फॉर्मेट्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ फाइल्स बिटवीन डिफरेंट फॉर्मेट। मुझे जेनेरिक फाइल्स की क्यों ज़रूरत होती है? अच्छा, ये मेरे पास है कितने मार्क्स का? दिस इज फॉर 8 मार्क्स, दैट मीन दैट यू नीड टू राइट हियर 8 मार्क्स। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि फाइल्स क्रिएटेड इन वन सॉफ्टवेयर पैकेज। अगर आपके पास कोई भी फाइल है जो एक सॉफ्टवेयर पैकेज के अंदर बनी हुई है, सो दे आर समटाइम्स
डिफिकल्ट टू यूज इन अदर सॉफ्टवेयर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ड की फाइल है, तो वर्ड की फाइल को आप एक्सेल के अंदर इतनी आसानी से नहीं खोल सकते। देयर कैन बी चांसेस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। सो दिस is the reason that we need generic file formats, because they are compatible with different softwares and packages। एक बात तो ये हो गई। अब यहाँ पे मुझे 1 मार्क मिल गया, 2 मार्क मिल गए, 3 मार्क्स मिल गए। 3 से 4 मार्क्स का मैंने यहाँ पे लिख दिया ये। ठीक। इसके बाद आई शुड ऑल्सो राइट दैट while transferring files to a different computer, it might not load properly. Generic files allow you to open your file in different systems। अच्छा, 4, 5, 6 मार्क्स हो गए। 7, 8 मार्क्स के लिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। आपने इस तरीके से सॉल्व किया है था अपने पास? नहीं सर, ये एग्जांपल्स नहीं लिखे। वर्ड प्रोसेसिंग फाइल should be saved as .txt file। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 में मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डेटाबेस फाइल्स कैन बी saved exported as CSV। अगर मैं वर्ड प्रोसेसिंग को टेक्स्ट में ओपन करूंगा तो दूसरा सॉफ्टवेयर भी खोल सकेगा। डेटाबेस की फाइल को CSV में कर दिया तो वर्ड प्रोसेसिंग भी ओपन कर सकेगा। तो इस तरह से तुम इसको लिखोगे तो तुम्हें पूरे 8 मार्क्स मिल जाएंगे। मैं फाइल भेजूंगा, अपने पास कंप्लीट कर लेना। वर्ड प्रोसेसिंग फाइल शुड बी सेव्ड एज टेक्स्ट फाइल so that database software can अंडरस्टैंड इट। और डेटाबेस की फाइल जो है वो सेव हो सकती है, एक्सपोर्ट हो सकती है CSV के अंदर, सो दैट। तो इसका मतलब बेसिकली उसको जेनेरिक फॉर्म में लाना। क्या? ये फाइल को जो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग फाइल को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग जेनेरिक फाइल बना रहे हैं। हाँ, ये जेनेरिक फॉर्मेट है ताकि ये डिफरेंट वर्जन्स के अंदर चल सके। सही है सर, तो ये बेसिकली कन्वर्जन है। अपने पास अपने क्वेश्चन को इस तरह से लिखना। इसके बाद जी। क्वेश्चन नंबर 9 है जो तुमसे नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहा हुआ है कि मेरे पास सुखजिंदर है, वो कौन है? एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है। उसने एक डिफाइन किया सर ये प्रोसीजर मेरे यूजिंग ख्याल से सूडोकोड। स्किप ही करना चाहिए, कुछ इट फायदा तो कैलकुलेट्स नहीं द है। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। सूडोकोड बनाया है और उससे वो कर ये रहा है कि एरिया निकाल रहा है पैरेललोग्राम को, मल्टीप्लाई करा रहा है बेस को हाइट से, और जितने भी पैरेललोग्राम है इन सबका एक एरिया होना चाहिए जो <1000 है। द प्रोसीजर सुकंदर हैज रिटन इज प्रोसीजर parallelogram base height area base into height and procedure. He has also begun writing an algorithm which calls the procedure and then passes back the area. The main algorithm accepts input of the base and the height of
10 parallelograms one at a time. It will output the areas of the largest and smallest parallelogram. Complete the algorithm for Sukhjinder by filling the missing lines. Okay. So do you understand the question? जी सर। Hmm. जी जी सर। अच्छा। अब बेटा सबसे पहले इसमें इन्होंने ये किया है कि स्मॉल को इन्होंने काउंट को इन्होंने 0 से इनिशियलाइज करा है, स्मॉल को इन्होंने 1000 से कराया है, और इन्होंने कहा है कि ऑल पैरेललोग्राम्स विल हैव एन एरिया ऑफ लेस देन 1000। तो अगर स्मॉलेस्ट मेरे पास 1000 है, तो यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए लार्जेस्ट भी। लार्जेस्ट क्या आएगा मेरे पास? 0। क्योंकि सूडो कोड का एक रूल होता है, वो सूडो कोड का रूल ये होता है कि जब भी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे होते हैं, तो जो मेरी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको मैं देता हूँ सबसे हाईएस्ट, और जो मेरी सबसे हाईएस्ट है उसको मैं देता हूँ सबसे स्मॉलेस्ट। सही है सर। अब ये काम मैं क्यों करता हूँ तुम्हें पता है? अगर तुम्हें याद हो, अगर मैंने तुम्हें ओ लेवल्स पे पढ़ाया था। ताकि सर वो कोड स्टार्ट हो सके, काउंटिंग स्टार्ट हो सके। मैं दोबारा से तुम्हें रिपीट भी करा दूंगा। उसके बाद कह रहा है कि जब तक आपके काउंट की वैल्यू 10 से कम है, इनपुट कराओ बेस और इनपुट कराओ हाइट को। जी। अब यहाँ पे हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसके बाद मैं दोबारा से कॉल करा सकता हूँ अपने, या अपने किसको, कॉल प्रोसीजर का नाम क्या है? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अंदर क्या है मेरे पास? बेस और हाइट। ये क्या है कि इनपुट कराओ बेस और हाइट, और ये वाला जो प्रोसीजर था इसको मैंने कहाँ पे कॉल कराया? यहाँ पर, ताकि मेरे पैरेललोग्राम की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। इसके बाद इसने क्या है कि अगर तुम्हारा एरिया जो है वो ग्रेटर देन है स्मॉलेस्ट से, स्मॉलेस्ट में क्या लिखा हुआ है? 1000। तो तुम अपने पास क्या करो, एरिया को क्या करो, स्मॉलेस्ट शुड बी इक्वल्स टू योर एरिया। और अच्छा, और यहाँ पे हम एल्स भी कर सकते हैं। एल्स इफ योर एरिया इज ग्रेटर देन योर लार्जेस्ट वैल्यू, तो लार्जेस्ट को कर देंगे हम अपना एरिया, और हमारे पास ये फिर एंड एफ हो जाएगा। ए, एक एंड एफ यहाँ लगेगा और एक एंड एफ ऑलरेडी लगा हुआ है। एंड के अंदर मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ अपना काउंट, दैट इज काउंट शुड बी काउंट प्लस 1 एंड सो ऑन, सो इट इज गोइंग टू गो इनटू अ लूप। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन वो मैं काम ये करूंगा कि मैं तुम्हें नहीं सर, वो आ गया, वो आ गया। वो मैं तुम्हें वो क्विक आ गया। रिव्यू मुनीब के साथ भी दे दूंगा, ठीक है? सही है सर, सही तो दिस इज क्वाइट इजी। इसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द है। फॉलोइंग ये तो टेक्निक मैंने मजे से किया था। कुड बी नीडेड व्हेन मेकिंग अ वीडियो। सबसे पहले ट्रिमिंग अ वीडियो क्लिप, क्या लिखोगे यहाँ? सर ट्रिमिंग, वो एक्सेस के कुछ है जो मुझे काटना हो, उसको ट्रिम करने के लिए मुझे काम आ सकता है। अगर के कुछ एक्स्ट्रा साउंड आ के यहाँ अगर के कहीं पे बहुत ज्यादा पॉज है साउंड का, तो उसको काटने के लिए मुझे ट्रिमिंग टूल इस्तेमाल में आ सकता है। अच्छा, एक चीज तो उसमें मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ट्रिमिंग अ वीडियो क्लिप, व्हाई दिस फॉलोइंग वीडियो should be used when making a video. So I can say that viewers of a video may have hearing difficulties। यार एक मिनट, सर ये आप हेयरिंग एक मिनट, एक डिफिकल्टी मिनट। क्या वो नीचे वाले पे लिखना है, वो एडिंग सबटाइटल के ऊपर आप। माय बैड, माय बैड, इसको देख के मैंने यहाँ लिख दिया। टू रिमूव अनवांटेड पार्ट्स, अनवांटेड। ये हो सकता है। और टू शॉर्टन लेंथ, और क्या लिख सकते हैं? टू मेक इट मोर एक्साइटिंग, ये भी हो सकता है कि अपनी ऑडियो और टू
bring your ऑडियो एंड वीडियो इन अ सिंक्रोनाइजेशन। इसमें से सिर्फ दो पार्ट्स लिखोगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद बी पे आओ, एडिंग अ सबटाइटल्स टू अ वीडियो। जब हम सबटाइटल्स ऐड करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? पहला फायदा ये होता है कि व्यूअर्स ऑफ अ वीडियो may have difficulty, so subtitles can help them in understanding. And I can also, this is for the 1 marks, I can also write that there may be a lot of background noise where the video is being watched. So these subtitles can help them understand. के बाद तीसरा पार्ट है एडिंग अ साउंड टू अ वीडियो। ये क्यों होता है भाई? इन्वोक इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम व्यूअर। कोई वो सैड चल रहा होता है तो वो सैड साउंड लगा देते हैं, जी उससे बंदे को रोना नहीं भी आ रहा होता तो आ जाता है। जी सर। टू ग्रैब ऑडियंस अटेंशन। स्टार प्लस के ड्रामा में अच्छा, आता है ना, डिशम तभी डिशम। मेरे इसके अंदर 2 मार्क्स कटे होंगे क्योंकि मैंने कुछ और ही लिख दिया। तुमने क्या लिखा है? नहीं, यहाँ पे नहीं, पेपर में मैंने कुछ और लिखा था। पेपर में तो तुमने पता नहीं कितने भंड मारे हैं। तो फिर भी 30 आगे बड़ी बात है बगैर पढ़े। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, आखिरी सवाल है 8 मार्क्स का। इसमें कह रहा है कि व्हेन डेटा इज सेंट across the internet it is usually encrypted. Describe the benefits and drawback of encrypting data which is transmitted over the internet. तो सर, हाँ, आप बताएं। क्या कह रहे हो? मैं तो वैसे ही, आप बताएं बताएं। मैं आठ तो मार्क्स वैसे ही के लिए गलत लिखना बता है रहा भाई। एक काम हम ये करते हैं कि 4 बेनिफिट्स लिखते हैं, 4 ड्रॉबैक लिखते हैं। सबसे हूँ पहला जी। बेनिफिट तो हमारे पास ये हो सकता है कि डेटा इज सेफ एंड सिक्योर्ड। if data is encrypted it cannot be understandable by anyone. Data is safe and secure since it becomes meaningless for the person whom the data is not intended to. Data can only be encrypted by the person who has the key. ये भी दोस्त। Even if your data is shared among platforms, it will still be protected क्योंकि encrypted होगा। और जिसके पास उसकी की होगी सिर्फ वही उसको यूज कर सकेगा। और कीज मल्टीपल लोगों को दी जा सकती है। यार यस, जी जा सकती है। लेकिन फिर वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इनक्रिप्शन के अंदर, एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन और सिमेट्रिक इनक्रिप्शन, फिर उसमें इसका भी सॉल्यूशन होता है। वो आप अभी इनेबल्स। बता दें ऐसे शॉर्ट हम्म। फॉर्म। अभी बता दें। ये सिमेट्रिक और। 1 मिनट रुक जाओ, ये कंप्लीट कर लूँ। जी। ड्रॉबैक। बेनिफिट्स ये हो गए, ड्रॉबैक्स क्या क्या होंगे? इट इट टेक्स टेक्स लॉन्गर लॉन्गर टू encrypt डेटा। data. It takes
longer to open and decrypt data, or It's only decrypted by the it person holding the key. requires additional processing power, and Generics. it requires extra storage space as well. वाह सर वाह. So we are done with this paper.